नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा सत्र के आयोजन को मंजूरी। बड़ी खबर, मानसून सत्र 23 अगस्त से 4 दिनों के लिए हो रहा है आयोजित। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आयोजन की मंजूरी दी है। तो मानसून सत्र 23 अगस्त से 4 दिन के लिए आयोजित हो रहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आयोजन की मंजूरी दी है। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा सत्र के आयोजन को मंजूरी। मानसून सत्र 23 अगस्त से 4 दिनों के लिए आयोजित हो रहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आयोजन की मंजूरी दी है। और वहीं वेतन विसंगति एसीपी के मामले पर कमेटी गठित। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे बने अध्यक्ष। 2 सदस्य, 1 सदस्य सचिव भी बनाया गया। कैबिनेट के फैसले के बाद आज आदेश जारी किया गया। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कर दिया है। योजना के तहत पहले चरण में लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पैसे से सभी लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत कोविड-19 या अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारियों की रक्षा के लिए समस्त जिलाधिकारियों संरक्षक अधिकारी नामित किया गया है। इस योजना का प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ शुभारंभ किया गया है। तो नौनिहालों का भविष्य सुधारेगी सरकार। 2300 बच्चे इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे और आज हमने 1062 बच्चों को सीधे सीधे यहाँ डीबीटी के माध्यम से 3,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र किए हैं। और बाद में सरकार जो है उनके शिक्षा के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए और भी जो व्यवस्थाएं होंगी समय समय पर हम उसके लिए करते रहेंगे। और इन बच्चों को जो सही मायने में जो उनकी माँ बाप के जाने के बाद, परिवार के उनके गार्जियन के जाने के बाद जो भरपाई है वो तो मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है उनको हर संभव से वो वात्सल्य देने का काम करेंगी। लगभग हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि उनकी बुआ है, मुझे भी सब बच्चे उनको बुआ कहते हैं, मुझे मामा भी कह सकते हैं। और एक मामा के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, मुख्य सेवक होने के नाते जो भी मैं इन बच्चों के लिए कर पाऊंगा, निश्चित रूप से मैं और मेरी सरकार और मेरे सहयोगी सब लोग उसको बिल्कुल ऐसा मानिए कि प्राणों प्राण से करेंगे। मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि मुझे बाद में आर्मी ज्वाइन करनी है और जिससे कि सर ने बोला है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब में 5% छूट मिलेगी। ऐसे जो अनाथ ऑर्फन हो चुके हैं बच्चे, उस टाइम मतलब उसके लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी किसी बच्चों की मतलब पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती 12th के बाद, और मैं एनसीसी करना चाहती हूँ डीएवी से, इसलिए मुझे ये बहुत बेनिफिशियल है कि मैं ये सब कर पाऊँगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी वात्सल्य योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दर्शन हॉल में योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर योजना से संबंधित जानकारी भी दी गई कि इससे किन किन लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। राज्य सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी हमारे साथ हैं। महालक्ष्मी योजना के बाद आज वो वात्सल्य योजना का शुभारंभ करवा रही हैं। मंत्री जी, क्या है ये योजना, इससे लोगों को क्या लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, वात्सल्य योजना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत योजना है। ये योजना सरकार के मानवीय चेहरे को दिखाता है। ये योजना सरकार की मानवीय चेहरे को दिखाता है, उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। इस योजना के माध्यम से जो हमारे कोरोना के पीरियड में अनाथ हुए बच्चे हैं वो सारे इस योजना से कवर अप है। उनको सरकार का पूर्णतः जो है वो संरक्षण प्राप्त है। और इस योजना के माध्यम से हमारे ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिमाह मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा, 5% का आरक्षण मिलेगा,
करेगा, जिलाधिकारी जो है उनकी संपत्ति के रखरखाव 21 वर्ष तक करेंगे। तो एक बहुत अद्भुत योजना है। निश्चित रूप से अनाथ बच्चों के लिए माँ बाप के सहारे के रूप में हमारी सरकार उनके साथ में खड़ी है। यह एक संदेश जो है वात्सल्य योजना के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। मंत्री जी, हमने देखा ये कैबिनेट में निर्णय आया, इसके बाद बहुत तेजी से सर्वे कराया गया और समय रहते सारी आज आपने योजना का शुभारंभ भी कर दिया। चिन्हीकरण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई और इनमें किन मानकों का ख्याल रखा गया? देखिए, वात्सल्य योजना में चिन्हीकरण की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो मैं कह सकती हूं कि 1 मार्च 2020 से जब से कोरोना बहुत ज़्यादा प्रभावी था और 31 मार्च 2022 तक यह योजना लागू है और इस पीरियड में जो कोई भी बच्चे अनाथ हुए हैं, विशेषकर कोविड के रिपोर्ट के साथ में अथवा अन्य कारणों के साथ में, वो बच्चे इसमें चिन्हित किए गए हैं और उनकी चिन्हीकरण में हमारे तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM और DM सबके माध्यम से प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जो है उनको वेरीफाई किया गया है और आज हम लोग 758 बच्चों को जो है आज हम लोग इससे लाभान्वित करने जा रहे हैं। बाकी सबके आवेदन प्रक्रियागत है। वेरिफिकेशन का जो है वो लगातार जो है वो परीक्षण चल रहा है। मैं मानती हूँ कि बहुत जल्द 100% जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है 2331 का, निश्चित रूप से पूरे बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। तो ये राज्य सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थी रेखा आर्य जी, जिनका कहना है कि राज्य सरकार 100% वात्सल्य योजना का बच्चों को लाभ देने जा रही है और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ न्यूज सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के विभिन्न कार्यकल्पों को लेकर समीक्षा बैठक की और सूचना विभाग के जनपद कार्यालय को और अधिक सक्षम और सुविधा संपन्न बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र की पहुंच आसान बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इसी कड़ी में सीएम धामी ने कहा, विभाग को जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी सीएम ने की। उसके बाद सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गौ माता से आशीर्वाद भी लिया। टिहरी जिले के बौराड़ी अस्पताल का हुआ नामकरण। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से हुआ नामकरण। अवतार सिंह तोपवाल के नाम से जाना जाएगा अस्पताल। सरकार ने जारी किए हैं आदेश। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से नामकरण हुआ है। अवतार सिंह तोपवाल के नाम से जाना जाएगा अस्पताल। उत्तराखंड सरकार ने जारी किए हैं आदेश। टिहरी जिले के बौराड़ी अस्पताल का नामकरण हुआ। आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के साथ बदतमीजी करने और कैनोपी फाड़ने पर यह विरोध किया गया। आप कार्यकर्ता चंद्राचार्य चौक पर एकत्रित हुए और वहां से खतरा नगर स्थित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कार्यालय पर घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इशारों पर बीजेपी कार्यकर्ता आप कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी नेता अपनी जमीन खिसकती देखकर तानाशाही पर उतर आए हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक मौन व्रत रखा। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध धाम जागेश्वर मंदिर में पुजारियों से बीजेपी सांसद की तरफ से अभद्रता करने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन व्रत पर बैठे हैं। इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर भगवान शिव को जल चढ़ाकर उनकी आराधना की थी। साथ ही भगवान भोले के धाम जागेश्वर में मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट और पुजारियों से गाली गलौज मामले में अंबाला बरेली के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का विरोध किया था। और बात करेंगे कुछ और खबरों की, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि विगत वर्ष उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के मद्देनजर राज्य कर्मचारी को मिलने वाला डीए फ्रीज कर दिया था और यही केंद्र सरकार और बाकी राज्यों ने भी किया। लेकिन आज जब केंद्र सरकार और ज्यादातर राज्य इस डीए को पुनः देने लग गए हैं, तो अभी भी लग रहा है उत्तराखंड सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जानते हैं कि जब ये महामारी हमारे देश में इस महामारी ने प्रवेश किया, तो उस महामारी के प्रकोप से सभी
क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। ये निश्चित है कि सरकार की आमदनी पर भी प्रभाव पड़ा है और उस आमदनी से जो कमी आई उसमें सरकार ने आर्थिक मैनेजमेंट की कोशिश की होगी, तो केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर उस समय तमाम ऐसी कोशिशें की गई कि खर्चे कम किए जा सके। सरकार के मंत्रियों ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और राज्य के मंत्रियों ने अपने खर्चों में कोई कमी नहीं। और वहीं हरिद्वार में आधे घंटे हुई तेज बारिश के कारण हरिद्वार की सूखी नदी ने रौद्र रूप ले लिया है और 2 कारों को बहा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हरिद्वार की सूखी नदी में आया बारिश का पानी खड़ी कार को बहा ले गया। ये देखो, एक गाड़ी ये है पानी के अंदर गंगा जी में जाने से बच गई है। और वहीं हरियाणा दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी के केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। काला जठेरी 8 महीनों से हरिद्वार के एक सोसाइटी में वेश बदलकर राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स के साथ लिव इन में रह रहा था। पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जल्द ही हरिद्वार उनके फ्लैट में तलाशी लेने जाएगी। पुलिस जानने की कोशिश करेगी इनको फ्लैट किसने दिलवाया और कौन इनकी सहायता कर रहा था। आज सावन महीने का सोमवार है, लेकिन विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई है। ऐसे में यात्रियों के ना पहुंचने से धाम में सन्नाटा हुआ है। हालांकि मंदिर के पुजारी और तीर्थ पुरोहित बाबा केदार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम में धर्मशालाएं वीरान पड़ी हैं। जिन धर्मशालाओं में श्रद्धालु भरे पड़े रहते थे वो आज खाली हैं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों को श्रद्धालुओं के आने का इंतजार है। देख रहे हैं ये केदारनाथ की सारी धर्मशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। जहां पर आज यात्रियों ने रहना था वो सारी धर्मशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। कारण यह है कि सरकार ने यात्रा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की, जिससे कि यात्रा में बड़ी बाधाएं आई हैं और हमारे चारों धामों में सरकार ने यात्रियों को बंद कर रखा है, जिससे पूरी घाटी के लोगों में जो है बेरोजगारी फैल गई है। श्रावण के सोमवार के दिन बाबा केदार का ब्रह्म कमल के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया है। बाबा केदार से यही मनोकामना की गई है, हे भगवान जो ये कोरोना महामारी है इसका जल्द से जल्द निवारण हो और आपके जो भक्त हैं पुनः पूर्व की भांति आपके दर्शन के लिए यहाँ बारंबार पहुँचते रहें। जय बाबा केदार। देहरादून में भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद आज छात्र स्कूल पहुंचे और उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्कूल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखा। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई। साथ ही क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाया गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आके। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे अभी स्कूल आए हुए ना, तो घर में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती जितने अभी स्कूल में अब कर पाएंगे। कोई डर नहीं? नहीं उतना नहीं लग रहा जितना मतलब पहले लग रहा था, उतना थोड़ा सा कम है, लेकिन है अभी भी थोड़ा तो डर लग ही रहा है। और नवनियुक्त नगर आयुक्त आईएएस अभिषेक रोहिला ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी नवनियुक्त नगर आयुक्त को बधाई देने पहुंचे। वहीं पदभार ग्रहण कर अभिषेक रोहिला ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। अभिषेक रोहिला का कहना है कि शहर में स्वच्छता और जलभराव जैसी स्थितियों से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अभिषेक रोहिला 2015 बैच का आईएएस अफसर हैं। साथ ही देहरादून में सिटी मजिस्ट्रेट और महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज मैंने नगर आयुक्त के रूप में नगर निगम देहरादून में चार्ज ग्रहण किया है। आज प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आज हमने एक बैठक भी प्रस्तावित करी आज दिन में। उसके पश्चात तय करेंगे कि जो समस्याएं इस समय संज्ञान में लाई जा रही हैं उन पे एक ठोस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इनमें प्रमुखतः जल भराव की समस्या है, या जो आज कल बारिश के मौसम में डेंगू फैलने की एक संभावना रहती है, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है,
इन सभी पे चर्चा की जाएगी और उसी के अनुरूप आगे की फिर कार्रवाई करी जाएगी। आज मैंने बीते 23 अप्रैल को काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी में हुए नासिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कड़ी मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने मृतक की बहन और भांजे को नासिर की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते रमजान के महीने में काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी के एक झोपड़े में पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मृतक के भाई शाकिर हुसैन की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी। और अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने मीडिया को बताया तो नासिर हत्याकांड में खुलासा किया गया। और मोटिव भी जो था इसमें वो भी क्लैरिटी है बिल्कुल। सहारनपुर के स्टोन क्रशर संचालकों के सभी 84 स्टोन क्रशर बंद करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्टोन क्रशर संचालकों के एकजुट होने के बाद अब जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने क्रशर संचालकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा से आने वाले अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। दरअसल सहारनपुर जिलाधिकारी ने आज स्टोन क्रशर संचालकों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हरियाणा से आने वाले खनन के हर गाड़ी की अब जांच होगी और यदि किसी थाना इलाके में फर्जी कागजों के जरिए खनन का परिवहन पाया गया तो खनन की गाड़ी सीज करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो यहाँ के जो क्रशर व्यापारी हैं, इन लोगों का ये कहना है कि इस समय जो है हरियाणा की तरफ से कुछ इल्लीगल माइनिंग की शिकायतें हैं और वहाँ पर बिना वैध प्रपत्र के जो है यहाँ पर परिवहन की शिकायतें हैं। तो मैंने और एसएसपी दोनों ने ये निर्देशित किया है कि जो भी हरियाणा प्रांत से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, हर गाड़ी की मतलब 100% गाड़ी की चेकिंग ISTP के दृष्टिकोण से और ओवरलोडिंग के दृष्टिकोण से, और अगर वहाँ का जो पोर्टल है 100% गाड़ियों को हम वहाँ पर चेक कराएंगे कि वो जो है वहाँ से वैध प्रपत्र लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आज से ही जो है 24 घंटे की चेकिंग और इसके लिए चेक पोस्ट और जो भी पिकेट्स लगानी है उसकी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।